जारी हमारे खास कार्यक्रम और आगे क्या। अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से हमने एयर स्ट्राइक किया उसके बाद पाकिस्तान जो ये कह रहा था कि हम रिटेलिएट करने की सोचेंगे नहीं करेंगे, तो अगर वाकई ऐसा होगा भारत जवाब कैसे देगा। आज रक्षा मंत्री ने एक बैठक भी बुलाई है, तीनों सेना के प्रमुख उस बैठक में मौजूद रहेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। एक बार फिर मैं परिचय करवा देती हूं। मेजर जनरल एजेबी जैनी साहब, कर्नल रामदेव सेंगर जी हमारे साथ हैं, कर्नल शिवदान सिंह जी, ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल साहब है हमारे साथ स्टूडियो में, साथ ही कर्नल दानवीर सिंह जी भी हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ना आपको पहले ये बताते हैं कि भारत ने 6 देशों के उच्चायुक्तों और राजदूतों को हमले की वजह के सबूत सौंपे हैं। भारत सरकार के डोजियर में बालाकोट में चलने वाले आतंकी कैंप का वीडियो भी जारी किया गया है और शुरू से लेकर अंत तक पाकिस्तान के एक एक झूठ को बेपर्दा किया गया है इस डोजियर में। हमले से ठीक पहले बालाकोट आतंकी कैंप का पहला वीडियो। पहली बार टीवी पर बालाकोट में जैश के आतंकी कैंप का वीडियो। छह देशों के उच्चायुक्तों और राजदूतों को वीडियो दिखाए गए। इस वीडियो को देखने के बाद 6 देशों ने भारत के हमले को सही बताया। बालाकोट के आतंकी कैंप पर हमले से ठीक पहले का ये वीडियो साफ साफ बता रहा है कि कैसे जैश के इस आतंकी कैंप में ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकियों को आग को पार करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस वीडियो में ऑडियो भी है जिसमें भारत के खिलाफ नारेबाजी है। ये वीडियो इस बात का पक्का सबूत है कि हिंदुस्तान ने बालाकोट में जहां बम बरसाए वहां ठीक ऐसे ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। अपनी टीवी स्क्रीन पर आतंकियों के जिस कैंप को आप देख रहे हैं अब ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। मिराज के हमले में ये आतंकी ठिकाना मटियामेट हो चुका है। सरकार का दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद चीन समेत 6 देशों ने साफ साफ कहा कि भारत का हमला आत्मरक्षा में उठाया गया कदम है। विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि यह हमला पाकिस्तान के आम नागरिकों पर नहीं, यह हमला पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर नहीं, यह हमला बालाकोट के उन आतंकी कैंपों पर है जहां भारत के खिलाफ हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हिंदुस्तान ने बालाकोट में हमला एहतियातन किया है। In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. हमारी सरकार ने 6 देशों को जो डोजियर सौंपा है उसमें जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का ऑडियो भी है जो अपने गुर्गों को भारत के खिलाफ हमले के लिए उकसा रहा है। मसूद अजहर का वो ऑडियो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन सरकार ने जो डोजियर सौंपा है उसकी एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। डोजियर का पहला पन्ना, पहले पन्ने पर लिखा है जैश ए मोहम्मद JEM, जैश के झंडे की तस्वीर दिख रही है। डोजियर का दूसरा पन्ना, इसमें जैश के बारे में जानकारी दी गई है। पहली लाइन में लिखा गया है कि जैश की स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने 2000 में की थी। दूसरी लाइन में लिखा है कि जैश का हेडक्वार्टर मरकज उस्मानो अली रेलवे लिंक रोड बहावलपुर में है। तीसरी लाइन में लिखा है मौलाना मसूद अजहर, उसके भाइयों और दूसरे रिश्तेदारों का घर मरकज उस्मानो अली के पास है। चौथी लाइन में लिखा है कि साल 2015 में बहावलपुर कराची रोड पर मरकज सुभान अल्लाह के नाम से मॉडर्न कैंप बनाया गया जहां गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद के लिए उकसाया जाता है। पांचवी लाइन में लिखा है कि जैश का मुख्य ट्रेनिंग सेंटर मानशेरा के बालाकोट में है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है ये बहावलपुर का जैश का हेडक्वार्टर है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने कब्जे में लेकर इसे सुरक्षित कर लिया है। डॉजियर का तीसरा पन्ना,
इसमें पहली तस्वीर मौलाना मसूद अजहर की है, वहीं दूसरी तस्वीर उसके भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर की है। डॉजियर का चौथा पन्ना, इसमें पहली तस्वीर मौलाना अम्मार की है। ये मौलाना मसूद अजहर का भाई है जो कश्मीर और अफगानिस्तान में आतंकी हमले की साजिश रचता है। दूसरी तस्वीर मौलाना तलहा सैफ की है जो मौलाना मसूद अजहर का भाई है और जैश के प्रोपेगेशन विंग का मुखिया है। डॉजियर का पांचवां पन्ना, इसमें पहली तस्वीर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी की है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद का रहने वाला है। दूसरी तस्वीर इब्राहिम अजहर की है जो मौलाना मसूद अजहर का बड़ा भाई है और ये 1999 के IC-814 विमान का अपहरण करता है। मतलब कंधार विमान अपहरण में यही इब्राहिम अजहर है जो विमान के अंदर सवार था। डॉजियर का छठा पन्ना, इसमें जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर की तस्वीर दिखाई गई है। इसमें बताया गया है कि बहावलपुर का ये जैश हेडक्वार्टर 3 एकड़ में फैला है। डॉजियर के इस पन्ने में बताया गया है कि जैश के सभी बड़े आतंकियों की बैठक यही होती है। तीसरी लाइन में लिखा है कि हर शुक्रवार को मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर यहाँ जिहाद का लेक्चर देता है। डॉजियर का 7वां पन्ना, बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह की तस्वीर है। बताया गया है कि इसका निर्माण साल 2012 में करवाया गया। साल 2015 से ये एक्टिव है। यहाँ 600 से ज्यादा को मुजाहिदीन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। डॉजियर का 8वां पन्ना, इसमें पहली तस्वीर उस्मान हैदर की है जो मौलाना मसूद अजहर के भाई इब्राहिम अजहर का बेटा है जिसे 30 अक्टूबर 2018 को कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। दूसरी तस्वीर तलहा रशीद की है जो मसूद अजहर के साले का लड़का है। इसमें लिखा गया है कि तलहा रशीद मौलाना मसूद अजहर के साले अब्दुल रशीद का बेटा है। डॉजियर का 9वां पन्ना, इसमें मानसेरा के बालाकोट में जैश के ट्रेनिंग सेंटर की तस्वीर छपी है। नीचे बताया गया है कि बालाकोट का ये आतंकी कैंप 6 एकड़ में फैला है। यहाँ एक साथ 600 आतंकियों की ट्रेनिंग के पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि बालाकोट में ट्रेनिंग के लिए फायरिंग रेंज, स्विमिंग पूल और जिम भी मौजूद है। डॉजियर का 10वां पन्ना, डॉजियर के 10वें पन्ने पर जैश के ट्रेनिंग ग्राउंड की तस्वीरें छपी हैं। बताया गया है कि बालाकोट का ये ट्रेनिंग कैंप साल 2003-2004 में शुरू किया गया था और यहाँ ट्रेनिंग देने वालों में अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों के खिलाफ हमला करने वाले आतंकी। डॉजियर का 11वां पन्ना, ये बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे आतंकी कैंप की सीढ़ियों पर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के झंडे बनाए गए हैं ताकि कैंप में ट्रेनिंग लेने वाले इन झंडों को देखें और उनके मन में दुश्मनी पैदा हो। दरअसल आतंकियों के ब्रेन वॉश की ये सबसे बड़ी तस्वीर है। डॉजियर का 12वां पन्ना, डॉजियर का 12वां पन्ना, डॉजियर के 12वें पन्ने पर मौलाना यूसुफ अजहर की तस्वीर छपी है। लिखा है मौलाना यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी जो मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार है और बालाकोट आतंकी कैंप का चीफ है। विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमले में मौलाना यूसुफ अजहर मारा गया है। डॉजियर का 13वां पन्ना, इसमें बालाकोट आतंकी कैंप के अंदर की तस्वीर है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे मेन हॉल को जैश के झंडे और बैनर से सजाया गया है। डॉजियर में बताया गया है कि इसी मेन हॉल में 1 अप्रैल 2018 को मौलाना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर ने पासिंग आउट परेड को अटेंड किया था। डॉजियर का 14वां पन्ना, इसमें बताया गया है कि बालाकोट के ट्रेनिंग सेंटर में ISI की देखरेख में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। यह भी बताया गया है कि अभी इस ट्रेनिंग सेंटर में 250 से भी ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। डॉजियर का 15वां पन्ना, यह बालाकोट आतंकी कैंप में हथियारों का गोदाम है। इस गोदाम में AK-47, हैंड ग्रेनेड, विस्फोटक और डेटोनेटर रखे गए हैं। आपको बता दें कि डॉजियर में हथियार रखने का जो गोदाम दिखाया गया है, अब ये मिराज के हमले में पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, मटिया मेट हो चुका है। डॉजियर का 16वां पन्ना, ये डॉजियर का बेहद अहम हिस्सा है।
देखिए, इसमें 1 से लेकर 42 आतंकियों की वो लिस्ट है जो बालाकोट के इस आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ले चुके हैं। उन 42 आतंकियों के एड्रेस के साथ उनके मोबाइल नंबर तक दिए गए हैं। बालाकोट पर हमले की वजह का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे इस फैक्ट्री में आतंकी बनाए जाते हैं। इसके आगे डॉजियर में बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग कैंप का बैकग्राउंड बताया गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि कैसे इस आतंकी ट्रेनिंग कैंप में आतंक के अलग अलग कोर्स पढ़ाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि ये सबूत देखने के बाद 6 देशों ने एक सुर में कहा कि बालाकोट में पाकिस्तान की धरती पर भारत ने जो बम गिराए वो बिल्कुल सही फैसला है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो भारत की चोट का असर आपने देखा। और आइए इस वक्त मैं सीधा आपको मेरी सहयोगी वंदना के पास लिए चलती हूँ। उनके पास एक बड़ी खबर है। वंदना, बताइए। बिल्कुल, गृह मंत्रालय में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है और इस बड़ी बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह तो मौजूद है ही, और इस उच्च स्तरीय बैठक में अजीत डोवाल भी मौजूद है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और यहां पर तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। जैसे अजीत डोवाल, आईबी चीफ, रो चीफ भी इस बैठक में मौजूद है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल हमने एयर स्ट्राइक की है उसके बाद इस तरीके की बैठकों का दौर शुरू है। इस उच्च स्तरीय बैठक में क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, जानने के लिए चलते हमारे संवाददाता अमित कुमार के पास। अमित, ये उच्च स्तरीय बैठक का क्या मतलब? देखिए, बैठक इस लिहाज से बहुत अहम माना जा सकता है क्योंकि जो एयर स्ट्राइक भारत ने किया है इसके बाद ये आशंका है, उम्मीद की जा रही है भारतीय एजेंसीज की तरफ से कि इसका रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से होगा, और लेकिन किस फॉर्म में होगा इसको लेकर नज़र है। और सबसे बड़ी बात कि अगर जैसे हमने एयर स्ट्राइक किया, अगर वो एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हैं या आर्मी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है, चिंता असली इस बात की है कि क्या वो जो रिटेलिएशन या जवाब देगा पाकिस्तान, क्या वो फिदाइन के जरिए देगा या आतंकियों के जरिए देगा। वो क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट जो होता है वो हमेशा आतंकियों के पास होता है। तो ऐसे में जो पुंछ इलाके में आईबी चीफ है उनसे इनपुट ली जा रही है कि तमाम जो इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या है, वहाँ पर जो हालात है, ज़मीनी हकीकत क्या है। इसके अलावा रॉ से लिया जा रहा है कि मूवमेंट जो है पाकिस्तान की तरफ से, जो मूवमेंट है उनकी आर्मी का या एयरफोर्स का, उनकी क्या पोजीशन है, किस तरह के मूवमेंट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं अपने जो फोर्स के अलर्टनेस को लेकर। उधर दूसरी तरफ रक्षा मंत्री भी अपने तीनों जो आर्मी है उनके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चीफ से मीटिंग करने वाली है ताकि उनकी जो तैयारी है उस पर चर्चा हो सके। तो हाई अलर्ट पे पूरा देश है, खास करके बॉर्डर इलाके में हमारे जवान हाई अलर्ट पे हैं कि पाकिस्तान अगर कोई भी ऐसी इस बैठक से निकलता क्या है। एक बैठक रक्षा मंत्री भी ले रही हैं और वो भी जानना महत्वपूर्ण होगा। दोनों ही बैठकों में आगे की रणनीति किस प्रकार से तय की जाती है। मैं इस वक्त रुख करना चाहूंगी कर्नल शिवदान सिंह जी का। और कर्नल शिवदान, सवाल यही, क्योंकि आपने अभी सुनी ये खबर, 12 से 15 जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। हालात इस स्थिति में कितने बिगड़ सकते हैं? किस स्थिति के लिए हमें इस वक्त तैयार रहना चाहिए भारत को? देखिए, पाकिस्तानी सेना पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसको पाकिस्तान की सेना लो इंटेंसिटी वॉर, सभी मानते हैं इसको लो इंटेंसिटी वॉर पाकिस्तान की सेना ने चला रखी है हमारे पूरे बॉर्डर के ऊपर। और इसके अलावा जैसा कि आपके जो संवाददाता ने बताया है कि जो हमारी जो होम मिनिस्ट्री की जो मीटिंग चल रही है उसमें यह भी सस्पेक्ट किया जा रहा है कि देश में कहीं भी फिदायीन हमले ये सेना करा सकती है। तो ये जो जितने भी पाकिस्तान की जो आतंकवादी हैं या फिदायीनी हैं, ये सब के सब आईएसआई की पे लिस्ट पर हैं और ये एक उनके तरह से ओवरग्राउंड सोल्जर्स हैं जो ये पाकिस्तान के आईएसआई को यूज करती है। तो ये भी उनका एक युद्ध का तरीका है जो ये हमारे देश में चारों तरफ चलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी जो होम मिनिस्ट्री की मीटिंग में मेरे ख्याल में एजेंडा यही रहना चाहिए कि किस तरह से हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए जिससे कि हम पाकिस्तान की इस चाल को नाकाम कर सकें। बिल्कुल, और तैयार रहना होगा इसके लिए हमें, क्योंकि वक्त की नजाकत यही कहती है। कर्नल रामदेव सेंगर जी भी हमारे साथ। और सेंगर साहब, क्या इसे अघोषित युद्ध कहना ठीक होगा? और अगर ऐसा है तो फिर क्या इस स्थिति के लिए हम पूरी तरीके से पुख्ता तैयारी है हमारी? क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर तो हम पछाड़ रहे हैं, लेकिन रणनीतिक स्तर पर क्या भारत तैयार है? देखिए मैडम, भारत पूरी तरह से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन जहां तक ये जो हमने एयर स्ट्राइक की है, वो ये कहना कि वो एक हमला था, वो हमला नहीं थी, हमने उनको वार्निंग दी है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि हमारा अभिन्न अंग है, हम अपने कार्य क्षेत्र में, हमारे इलाके में
अगर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है तो उस क्षेत्र में अगर हमने बम्बार्डमेंट किया है और उनके ठिकाने नष्ट किए हैं तो हमने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन सर बालाकोट, दूसरी बात, जब हमने उनको जवाबी कार्रवाई में जवाब दिया है, पुलवामा का हमला लिया है, उस हालत में मैडम कि अब वो क्या क्या कार्रवाई कर सकता है, जो हम सोच रहे हैं मैडम वो बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि जो चीज सरप्राइज एलिमेंट हमने हासिल किया है, क्योंकि 1971 के बाद पहली बार हमने एलओसी क्रॉस करके अपने हवाई जहाज से फायरिंग की, बम्बार्डमेंट किया। उस हालत में ये बिल्कुल सरप्राइज था, क्योंकि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था कि जिसने 99 कारगिल के युद्ध में भी एलओसी को क्रॉस नहीं किया था, वो हवाई पावर अभी क्रॉस करेगा। अच्छा, मैं इस वक्त सर आपको रोक रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सर मैं आऊंगी आपके पास वापस। विज्ञान भवन का रुख करना पड़ रहा है।